हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। एक लंबे वक्फ़े के बाद फिर से आपके सामने उर्दू के कंटेंट को लेकर मैं मौजूद हुआ हूँ। ये जो कंटेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है, उर्दू का मवाद पेश किया जा रहा है, ये ख़ालिस TSSB की तैयारी के मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप BPSC की टियर 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत कारआमद साबित होगा। तो आइए बिला ताख़ीर इसको हम देखते हैं। आज जिस टॉपिक के तहत आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी, बातें की जाएंगी, वो है आरज़ू लखनवी। देखिए, कह रहे हैं कि आरज़ू लखनवी ये टोटल NCERT की कुतुब के हवाले से, किताबों के हवाले से कंटेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है। इधर उधर दीगर किताबों की कोई भी मदद नहीं ली गई है। ये बात आप जहन में रख लीजिएगा, जो कुछ भी इसमें लिखा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आरज़ू लखनवी 1872 में पैदा हुए थे और 1991 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अब पहला पॉइंट देखिए, सैयद अनवर हुसैन आरज़ू लखनऊ के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम क्या था? सैयद अनवर हुसैन आरज़ू। ये याद रखिएगा कि आरज़ू लखनवी का पूरा नाम क्या था? सैयद अनवर हुसैन आरज़ू लखनऊ के रहने वाले थे, इसीलिए लखनवी इनको कहा भी जाता है। कह रहे कि आरज़ू के वालिद का नाम मीर ज़ाकिर हुसैन था, वो भी शेर कहते थे। शेर व शायरी से इनके वालिद मुहतरम को भी शगफ़ था और शायरी कहा करते थे और यास तखल्लुस रखते थे। और जो इनके वालिद थे शेर कहा करते थे, शायरी क्या करते थे, तो उनका तखल्लुस क्या था? कोई भी शायर होता है तो जब वो शायरी स्टार्ट करता है, शेर कहता है, तो कोई ना कोई अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। वो अपने नाम को ही बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करे या कोई और नाम मुस्तार ले ले, किसी भी तरह का कोई नाम हो तो वो ज़रूर इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह इनके जो वालिद थे मीर ज़ाकिर हुसैन, वो शेर कहते थे और वो जो शेर कहते थे उसमें तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, वो यास इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये इतनी सी बात। अगला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं कि आरज़ू ने फ़ारसी और अपने ज़माने की दूसरी उलूम की तालीम लखनऊ में हासिल की। ठीक है, कह रहे कि ख़ास तौर पर उरूज और कवायद में महारत पैदा की। देखिए, उरूज और कवायद, उरूज का टोटल ताल्लुक़ किससे है? ये फ़न शायरी से है। जब आप फ़न शायरी पढ़ेंगे, हाँ, तो उसमें उरूज का आपको बयान नज़र आएगा। ठीक, और कवायद तो हर ज़बान का अपना एक कायदा होता है, उसूल होता है, ग्रामर होता है, तो उसी को कवायद कहते हैं। ठीक है, तो जो ख़ास तौर पर उरूज और कवायद में इनको बहुत ज़्यादा महारत थी। अगर आपके सामने सवाल पेश किया जाए कि उरूज और कवायद में किस शायर को महारत हासिल थी, तो आरज़ू लखनवी को महारत हासिल थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहे कि मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी उस वक्त के मशहूर शायर थे। किस वक्त? जिस वक्त ये ज़िंदा थे उस वक्त मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी उस वक्त के मशहूर शायर थे। आरज़ू ने मीर ज़ामिन जलाल की शागिर्दगी इख्तियार की। शायरी के अलावा इनसे ज़बान व बयान के निकात भी सीखे। उस्ताद की वफ़ात के बाद उनके जानशी करार पाए। क्योंकि मीर ज़ामिन जलाल लखनवी जो थे उस वक्त बहयात थे और बहुत मशहूर व मारूफ शायर थे। तो जो मशहूर व मारूफ उस्ताद हो या कोई भी होता है इलाके का, तो लोग उनकी शागिर्दगी इख्तियार करते हैं ताकि वो स्किल, वो महारत, वो चीज़ें जो उनके अंदर है वो हम भी बेहतर तरीके से सीख सके, समझ सके और हम भी उनकी तरह नामो नहात पैदा कर सकें। तो इस वजह से क्या है, आरज़ू भी क्या है, आरज़ू लखनवी भी मीर ज़ामिन जलाल लखनवी के क्या हो गए? शागिर्द हो गए। तो मीर ज़ामिन जलाल लखनवी क्या थे? ये आरज़ू लखनवी के उस्ताद थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। और उनकी वफ़ात के बाद फिर उनके जानशी हो गए थे। अगला पॉइंट क्या कि आरज़ू ने उस ज़माने में कोलकाता, मुंबई में थिएटर की मुतअद्दिद कंपनियां कायम की। क्या कि आरज़ू ने मुंबई में, कोलकाता में क्या है कि जो कंपनियां थी, थिएटर की कंपनियां थी, कायम की। अच्छा, थिएटर किसके लिए? जब आप सिनफ़ ड्रामा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ भी पता चलेगा कि जब हम ड्रामे को, क्या लिखा हुआ है, ड्रामे को हम अमली जामा पहनाते हैं।
जब उसको हम अमली तौर पर लोगों के सामने पेश करते हैं तो हमें क्या है कि थिएटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनियां जो उस वक्त कायम की जा रही थी तो उसमें क्या है कि मुंबई और कोलकाता में इन्होंने 2 थिएटर कायम किया था। क्योंकि आरजू ने उनके लिए कई ड्रामे लिखे, मसलन जैसे कौन से ड्रामे, मतवाली जोगन, दिल जली बैरागन वगैरह लिखे। तो इनके जो ड्रामे लिखे गए उनमें से 2 ड्रामों का तस्करा जो यहाँ पे किया जा रहा है, मतवाली जोगन, दिल जली बैरागन। ये याद रखिएगा कि मतवाली जोगन किसका ड्रामा है और दिल जली बैरागन किसका है। तो ये आरजू लखनवी का लिखा हुआ एक ड्रामा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहे कि आरजू ने फिल्मों के लिए भी कुछ गीत लिखे, जैसे निज़ाम उर्दू ज़बान से मुतालिक उनका अहम रिसाला है। कह रहे कि आरजू ने क्या है कि फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। इसके अलावा निज़ाम उर्दू ज़बान से मुतालिक क्या है, इनका अहम रिसाला है। निज़ाम उर्दू क्या है, एक रिसाला है किसका, उर्दू ज़बान में, और उसका नाम क्या है, निज़ाम उर्दू, ठीक है। इन्होंने अहम रिसाला भी जारी किया। फिर अगला पॉइंट देखिए इनके सामने, आपके सामने इनका कि आरजू के कलाम के 4 मजमूए शाये हुए हैं। आरजू जो थे उनके 4 मजमूए शाये हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं, अफ़गान आरजू, जहान आरजू, बयान आरजू और सुरुली बांसुरी, ठीक है। ये वाला सुरुली बांसुरी अक्सर पूछा जाता है कि किनका मजमुआ है। क्यों नहीं पूछा जाता है, जहान आरजू, अफ़गान आरजू, बयान आरजू के आखिर में खुद तखल्लुस का इस्तेमाल किया गया आरजू वाले, तो इसलिए ये अक्सर सवाल नहीं आता है। लेकिन सुरुली बांसुरी क्या है, ये पूछ लिया जाता है किनका है। तो ये आप याद रखिएगा, सुरुली बांसुरी आरजू लखनवी का शेरी मजमुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनके 4 मजमुए, ये भी आ सकता है, तादाद भी आ सकता है कि आरजू के कितने कलाम के कितने मजमुए हैं, उनके कलाम के कितने मजमुए हैं। तो 4 मजमुए हैं, ठीक है। वो 4 मजमुए कैसे हैं, अफ़गान आरजू, जहान आरजू, बयान आरजू और सुरुली बांसुरी, ये 4 मजमुए। और 2 इनके क्या है, ड्रामे हैं। वो ड्रामे कौन से हैं आपके, मतवाली जोगन और दिल जली बैरागन, ठीक है। और निज़ाम उर्दू क्या है, इन्होंने एक रिसाला भी निकाला निज़ाम उर्दू के नाम से। और मुंबई और कोलकाता में ये क्या मुतअद्दद मुख्तलिफ तरह के थिएटर भी कंपनियां कायम की थी। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने पेश है कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे। आज़ादी से पहले क्या महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे कि आई एम इंडियन करके, कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे, यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें संस्कृत या अरबी और फ़ारसी की शकील अल्फाज ना हो। क्या अरबी और फ़ारसी के शकील मतलब कि मुश्किल, भारी, भरकम, ठीक है, कि अल्फाज ना हो, ठीक है। कि हिंदुस्तानी ज़बान का, कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए या ऐसी ज़बान बोली जाए कि जो खालिस हिंदुस्तान की ज़बान हो, हिंदुस्तान में पैदा हुई हो, हिंदुस्तानी लोग बोलते हो और आम फहम ज़बान हो और सली ज़बान हो, ठीक है। तो कह रहे कि ऐसी ज़बान का प्रचार क्या है, गांधी जी कर रहे थे। तो इसी के मद्दे मुकाबिल, यानी ऐसी ज़बान जिसमें संस्कृत या अरबी फ़ारसी के शकील मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल न किया गया हो। और फिर क्या कह रहे हैं कि आरजू ने इससे मुतासिर खालिस उर्दू की इस्तिलाह निकाली, ठीक है। आरजू इससे मुतासिर हुए, हिंदुस्तानी से मुतासिर होकर क्या है, खालिस उर्दू की इस्तिलाह निकाली। सुरुली बांसुरी के नाम से क्या है, एक ऐसा शेरी मजमुआ मुरतब किया जिसमें फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज नहीं हैं। अगर आपको ये भी सवाल बन सकता है कि जो 4 मजमूए हैं आरजू लखनवी के, उसमें फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज का किस मजमूए में इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो सुरुली आपकी बांसुरी है। खालिस उर्दू इस्तिलाहात इस्तेमाल किए गए हैं, जो उर्दू के टर्मिनोलॉजीज थे उसको उन्होंने खालिस इस्तेमाल किया है, ठीक। आगे देखिए अगला पॉइंट, कह रहे कि आरजू की इस बात की बड़ी शोहरत हुई, उसे आरजू लखनवी का इम्तियाज़ समझा गया। क्योंकि ये जो इन्होंने अमल किया, ये जो काम अपने इस मजमू में किया, तो इसकी शोहरत क्या है, इर्द गिर्द और नवाह में फैल गई। इसकी वजह से बहुत आरजू को इस मजमूए ने और इस काम ने बहुत मुमताज़ कर दिया। फिर कह रहे कि आरजू लखनवी का शुमार उनका
उन बाकमालों में होता है जिन्होंने लखनवी गज़ल के रंग को निखारा, उसे अपनी एक नई और सादा ज़बान बना दी। क्योंकि जो लखनऊ की गज़ल थी, जो लखनऊ के शुअरा थे, जो गज़ल में जो कंटेंट जो मवाद डालना चाहते थे, जिस तरह की शायरी करते, जिस नौइयत की शायरी करते थे, उसी नौइयत में क्या है कि इन्होंने एक ऐसा रंग डाला कि और ऐसी ज़बान, ऐसा रंग डाला मतलब कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल की उसी गज़ल में कि एक नए तरीके से ज़बान को मुतारफ़ करा दिया। कि जो पहले एक तसन्नो, जब आप कदीम पढ़ेंगे, जब लखनऊ दिल्ली से लखनऊ की तरफ तमाम शुअरा कूच कर रहे थे और लखनऊ में शायरी का दौर एक चल रहा था, दाखिलियत के मुकाबले क्या है ख़ारिजियत का एक दौर चल रहा था, तो लखनऊ दबिस्तान में शायरी में तसन्नो ज़्यादा था। तो उन लोगों ने इससे थोड़ा सा इनहराफ करके एक ऐसी ज़बान गज़ल में इस्तेमाल की जो सादा और सलीस थी और आम फहम थी। ठीक है, तो आरज़ू क्या है इसके लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जो इनकी गज़ल है जो एनसीईआरटी किताब में शामिल की गई है उसको देखिए। गज़ल देखिए, गज़ल के अशार इस तरह हैं। अव्वले शब वो बज़्म की रौनक, अव्वले शब वो बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफ़साना भी। हाथ से किसने सागर पटका, हाथ से किसने सागर पटका, मौसम की बेकैफ़ी पर, इतना बरसा टूट के पानी, डूब चला मैखाना भी। अगले अशार देखिए। अगला शेर है कि एक लगी की दो हैं असर और दोनों हस्ब मरातिम हैं, लो जो लगाए शम्मा खड़ी है, रक़्स में है परवाना भी। अगला शेर है इस तरह की, दोनों जौला गाहे जुनू हैं, बस्ती क्या परवाना क्या, उठ के चला जब कोई बगोला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। अगला शेर है कि हुस्न इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, हुस्न इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, शम्मा का शोला जब लहराया, शम्मा का शोला जब लहराया, उड़ के चला परवाना भी। ये आपके अशार हैं जो किताब में शामिल किए गए थे। और ये जो कंटेंट आपके सामने पेश किया गया है, जब आप 12वीं जमात की गुलिस्तान उर्दू पढ़ेंगे तो सफ़ा नंबर 147 पे इसका तज़किरा किया गया है, तो आप बतौर हवाला वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। और ये जो गज़ल के अशार में शामिल कर रहा हूँ इसलिए कि कम से कम आपके एक कुछ गज़लों के अशार आपके जहन में रहे, कि अगर पूछ लिया जाए कि ये गज़ल के अशार किन के हैं तो वो भी आपको जहन में रहे। तो एक लंबे वक्फ़े बाद आपके सामने ये वीडियो पेश की जा रही है। और जो भी नए अगर इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तो शेयर करें। इंशाल्लाह ये DSSB और BPSC में बहुत कारआमद साबित होगी। चलिए फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।